एक दिन अचानक एक पूरी बिल्डिंग चुंबकीय धातु जैसी ईंटों से ढंक गई। खिड़कियां, दरवाजे, कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर फंसे लोगों ने दीवार तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन उस पर खरोंच तक नहीं आई। उल्टा एक औरत इस रहस्यमयी दीवार में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। अब सवाल ये है, क्या ये लोग एक एक करके मारे जाएंगे या फिर कोई गुप्त रास्ता अब भी बाकी है? हर रोज की तरह टिम आज भी अपने अगले गेम की कोडिंग में डूबा था। उसके सहकर्मी उससे लाइव डिस्कशन में मशगूल थे। तभी अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी और अगले ही पल सब कुछ ठप हो गया। काम से फुर्सत मिलते ही टिम के जहन में फिर वही पुराना डरावना मंजर लौट आया, जिसे भुलाने के लिए वो खुद को हर वक्त बिजी रखता था। यही वजह थी कि उसकी पत्नी ओलिविया अब उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। 2 सालों से ओलिविया इस रिश्ते को अकेले खींचने की कोशिश कर रही थी और टिम, वो अब भी खामोश था। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए ओलिविया आज उसे पिज्जा खिलाने बाहर ले गई। वहीं उनकी मुलाकात हुई मिस्टर फ्रीडमैन से, जो उनकी बिल्डिंग का रेनोवेशन करवा रहे थे। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन बिजली का वही हाल बना हुआ था। फ्रीडमैन ने बस इतना कहा, कुछ हफ्तों की और बात है। तभी उनके सिर के ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर गुजरे। दरअसल पीछे हेफन सिटी जल रहा था और शायद वो हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के लिए ही भेजे जा रहे थे। पिज्जा लेने के बाद ओलिविया टिम को एक ब्रांड न्यू आरवी दिखाने ले गई। उसका सपना था एक नई शुरुआत का, एक लंबी रोड ट्रिप और फिर पेरिस जाकर जिंदगी को फिर से जीने का। उसने नौकरी तक छोड़ दी थी, बस टिम का साथ चाहिए था। टिम भी दिल से जाना चाहता था, लेकिन वो बीते हादसे से अब तक बाहर नहीं आ पाया था। डर उसे हर बार पीछे खींच लेता और इस बार भी उसने काम का बहाना बना दिया। उस रात ओलिविया बहुत देर तक चुपचाप रोती रही, क्योंकि उसने तय कर लिया था अब वो अकेले ही आगे बढ़ेगी। उधर उनकी बिल्डिंग की छत पर कोई अजीब सा कोहरा मंडराता दिखा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगली सुबह जब टिम की आंख खुली तो उसे सूटकेस बंद करने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो ओलिविया पूरी तरह तैयार थी, अकेले ही ट्रिप पर जाने के लिए। जाने से पहले उसने साफ साफ कह दिया, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। हमारा रिश्ता यहीं तक था। लेकिन इससे पहले कि टिम कुछ कह पाता, ओलिविया ने दरवाजा खोला और दोनों एक पल को सन्न रह गए। सामने का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरवाजे के ठीक बाहर अजीबोगरीब पैटर्न वाला एक मेटालिक ब्रिक वॉल खड़ा था, जैसे किसी ने रातों रात पूरी बिल्डिंग को घेर लिया हो। ओलिविया को लगा शायद ये सब टिम का कोई पागलपन है और वो उस पर भड़क उठी, लेकिन मामला कुछ और ही था। वो ईंटें सिर्फ दरवाजे पर नहीं थीं, खिड़कियों, वेंट्स, हर रास्ते को बंद कर चुकी थीं। मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, सब ठप था। ओलिविया ने घबराकर दीवार में ड्रिलिंग शुरू की, लेकिन कुछ ही सेकंड में ड्रिल बिट गर्म होकर लाल हो गई। दरवाजे के साइड में ड्रिलिंग किए और वहां भी वो मेटालिक ब्रिक वॉल खड़ा था, जिसका मतलब वो दीवार तोड़कर भी बाहर नहीं निकल सकते। ना वो कार्बन फाइबर था, ना ही लिक्विड ग्रेनाइट। ओलिविया खुद एक आर्किटेक्ट थी, लेकिन ऐसी धातु उसने पहले कभी नहीं देखी। इसी बीच टिम ने मोबाइल उस वॉल के करीब ले जाकर देखा। स्क्रीन पर अजीब सी फ्लिकरिंग शुरू हो गई, जैसे कोई सिग्नल उस दीवार से टकरा रहा हो। अब सवाल ये था, आखिर ये ब्रिक वॉल थी क्या और इसे यहाँ किसने लगाया था? टिम और ओलिविया इसी सवाल से जूझ ही रहे थे कि तभी बगल की दीवार से अजीब सी आवाजें आने लगीं। इन्होंने तुरंत दीवार में एक छोटा सा होल बनाया और झांक कर जो देखा वो किसी डरावनी हकीकत से कम नहीं था। पड़ोस का अपार्टमेंट भी वैसा ही बंद हो चुका था, वही ब्रिक वॉल, वही घुटन। अंदर एक पति पत्नी मौजूद थे, दोनों ड्रग एडिक्ट, और अब हालात के चलते उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो इसी बंद अपार्टमेंट में मर जाएंगे, क्योंकि बाहर से किसी भी तरह का खाना या पानी अब अंदर नहीं आ सकता था। टिम और ओलिविया भागकर बाथरूम की ओर दौड़े। नल खोलकर देखा, लेकिन पानी एक बूंद तक नहीं टपकी। टिम ने थोड़ा संयम रखने की सलाह दी। हमारी बिल्डिंग शहर के बीचों बीच है, किसी ना किसी को तो पता चलेगा। लेकिन ओलिविया अब बुरी तरह टूट चुकी थी। वो भड़क उठी, यहाँ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है टिम, ऐसी जगह पर भला कौन ध्यान देगा? अगर तुम मेरी बात मान लेते तो हम उसी शाम निकल गए होते। ओलिविया की आवाज थरथरा रही थी। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अब साथ नहीं हैं। इतना सुनते ही टिम ने गुस्से में अपना मोबाइल ब्रिक वॉल पर दे मारा। कमरे में कुछ घंटों तक खामोशी पसरी रही। फिर ओलिविया ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। वो जानती थी कि हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। इसी बीच टिम की नजर उस वॉल पर गई जहां मोबाइल का मेटल हिस्सा अब भी चिपका हुआ था। उसे एहसास हुआ ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये चुंबकीय ब्रिक वॉल थी और उस पर 4 खास स्पॉट्स थे जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा था। चारों ब्रिक्स स्क्वायर शेप के थे, जैसे कोई पैटर्न छुपा हो इसे खोलने के पीछे।
ओलिविया ने तुरंत ही मेटल स्क्रू, चाबियां और स्क्रैप आइटम्स लेकर उन चारों पॉइंट्स पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो सारे मेटल टुकड़े गोली जैसी रफ्तार से वापस इनकी तरफ लपके। टिम ने बिना एक पल गंवाए ओलिविया को ढाल की तरह ढक लिया। ओलिविया को तो एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन टिम की पीठ में अनगिनत मेटल के टुकड़े धंस चुके थे। वो लहूलुहान हो चुका था। ओलिविया ने जैसे तैसे सारे टुकड़े निकाले और तुरंत उसकी पीठ को बैंडेज करके खाली हुई ही थी कि तभी बगल के अपार्टमेंट से फिर वही चीख पुकार सुनाई दी। फिर अचानक सन्नाटा पसर गया। दोनों ने जल्दी से दीवार में एक बड़ा होल बनाया और भीतर पहुंचे। अंदर पड़ोसी महिला अना बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। ओलिविया ने उसे होश में लाने की कोशिश की, तभी उसका पति अचानक टिम पर झपट पड़ा। निकालो मुझे यहां से, वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और टिम का गला घोंटने लगा। ओलिविया ने फुर्ती से उसकी आंखों में स्प्रे मारकर टिम को छुड़ाया। टिम ने जवाब में हमला कर दिया, लेकिन तभी अना बीच में आ गई। उसने रोते हुए बताया, मार्विन ने मुझे मारा नहीं, चोट मुझे दीवार तोड़ने की कोशिश में लगी थी। मार्विन नशे में था और कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसे बेहोशी के उतरने तक बांध देना ही बेहतर था। इसी दौरान टिम को उनके अपार्टमेंट में एक प्राइवेट रूम मिला। अंदर घुसने पर एक और खुलासा हुआ। कमरे में टूल्स से भरे रैक थे। टिम ने एक हैमर उठाया और ब्रिक वॉल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार हिली तक नहीं। तभी आना ने मार्विन को उसकी हरकतों के बारे में बताया कि कैसे उसने नशे की हालत में टिम को मारने की कोशिश की थी। मार्विन शर्मिंदा था। उसने टिम से माफी मांगी और अब पहली बार हालात की गंभीरता को समझा। उधर ओलिविया के दिमाग में एक तरकीब कौंधी। हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अगर हम छतें तोड़ते हुए नीचे बढ़े तो शायद ग्राउंड फ्लोर और फिर बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल सकें। ओलिविया ने इस बिल्डिंग की हिस्ट्री पहले ही पढ़ रखी थी। ये बिल्डिंग 1897 में बनी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बिल्डिंग्स के नीचे एयर रेड शेल्टर बनाया जाता था। ऐसे शेल्टर्स अक्सर शहर के सबवे सिस्टम से जुड़े होते थे। अब देर किस बात की थी? उन्होंने हैमर से फर्श तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे का अपार्टमेंट मिस्टर ऑसवाल्ट का था। टिम ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टिम ने कपड़ों की रस्सी बनाकर खुद को नीचे लटकाया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन छुई, ऑसवाल्ट ने उस पर रिवॉल्वर तान दी। उसे लगा टिम उसका राशन चुराने आया है। ओलिविया ने ऊपर से पूरी बात समझाई, लेकिन ऑसवाल्ट मानने को तैयार नहीं थे। तभी उसकी नातिन ली ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि वे उनके पड़ोसी हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद ऑसवाल्ट ने जो कहा वो सुनकर सब सन्न रह गए। 3 दिन में यही पड़ोसी पानी के लिए तुम्हारी जान ले रहे होंगे। खामोशी छा गई, लेकिन लिया की जिद के आगे ऑसवाल्ट को झुकना ही पड़ा। पर उन्होंने टिम को साफ चेतावनी दी कि अगर ली के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छत तोड़ने का काम शुरू हो चुका था। हर हथौड़े की चोट के साथ दीवारें कांप रही थीं। इसी दौरान टिम को मलबे में कुछ अजीब मिला, एक स्मोक डिटेक्टर जिसके अंदर एक कैमरा छुपा हुआ था। टिम सन्न रह गया। उसने ऑसवाल्ट से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि मिस्टर फ्रीडमैन ने यहाँ स्मोक डिटेक्टर लगवाए थे। हर स्मोक डिटेक्टर की यही कहानी थी, उनके अंदर कैमरे लगे थे। क्या ये पूरी बिल्डिंग एक स्केप रूम में तब्दील हो चुका है? क्या कोई बाहर बैठा उनकी हर हरकत देख रहा है, उनकी बेबसी का मजा ले रहा है? ओलिविया की आंखों में डर था। वहीं एना को यकीन था, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता, ये एलियंस हैं। हर किसी का एक अलग अंदाजा था, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। अब शक की सुई घूमकर मकान मालिक फ्रीडमैन पर आकर टिक रही थी। उसका अपार्टमेंट ठीक ऑसवाल्ट के बगल में था। ये लोग जवाब तलाशने के लिए दीवार तोड़कर भीतर घुसने का फैसला किए। अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबका कलेजा हिला दिया। मेन डोर के पास फ्रीडमैन की लाश पड़ी थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, जैसे किसी बेरहम मशीन ने उन्हें एक झटके में काट दिया हो। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, वो हाथ वहां मौजूद नहीं थे और ना ही उसका कातिल। वहीं पास में ही फ्रीडमैन का मोबाइल पड़ा था, जिसके अंदर ब्रिक वॉल की कुछ तस्वीरें थीं। अब सवाल ये नहीं था कि फ्रीडमैन मरा कैसे, सवाल ये था उसे मारा किसने और क्यों? क्या सच में वो इस खेल का हिस्सा था, या फिर वो भी उसी रहस्यमयी ताकत का शिकार बन चुका था? कहीं इन सब का कोई रिश्ता हाफन सिटी के उस भीषण आग से तो नहीं जो हार्वर्ड के इलाके में लगी थी? हालांकि वो हादसा यहाँ से काफी दूर हुआ था। खैर, मार्विन ने बिना सोचे समझे छत तोड़नी शुरू कर दी और गुस्से में ऐसा हथौड़ा चलाया कि 2-4 लोगों को साथ लेकर नीचे ही गिर पड़ा। कुछ को गंभीर चोटें आईं। वे लोग अभी जैसे तैसे संभल ही पाए थे कि तभी एक अनजान शख्स सामने आ गया। हालात को देखते हुए ऑसवाल्ट ने बिना वक्त गंवाए बंदूक निकाल ली, लेकिन उस आदमी ने हाथ उठाकर कहा, रुको, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। यह अपार्टमेंट मेरे दोस्त एंटोन का है।
मैं तो कुछ दिनों के लिए बस उसके पास रहने आया हूं। उसने अपना नाम यूरी बताया और पूछा, वैसे तुम लोग छत तोड़ क्यों रहे हो? इस पर टिम ने अपनी पूरी थ्योरी समझाई कि वो लोग बेसमेंट के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश में हैं। लेकिन यूरी ने जो जवाब दिया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है। ये जो दीवारें हैं ये कोई आम ईंटें नहीं, सुपर अल्ट्रा हाईटेक ब्रिक वॉल है, हमारी हिफाजत के लिए। अगर तुम लोगों ने बेसमेंट से बाहर जाने की कोशिश की तो सबके सब मारे जाओगे। लेकिन उसकी इन अजीब बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। माहौल थोड़ा ठंडा ही हुआ था कि ओलिविया ने अचानक पूछा, एंटोन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर यूरी ने बताया, एंटोन अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल जैसे ही वो उस दीवार के करीब गया वहीं गिर पड़ा। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। शायद उस हाईटेक ब्रिक की वजह से उसका पेसमेकर फेल हो गया था। इसी बीच ली की नजर सामने रखे कुछ कागजों पर पड़ी और बस तभी सबने बाहर जाने का फैसला कर लिया। यूरी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप किनारे खड़ा रहा। बाकी सब निकल गए और लिया उन कागजों पर बने अजीब से पैटर्न को गौर से देखने लगी। कुछ देर बाद आखिरकार वो भी वहां से चली गई। इसके बाद सभी ने बेसमेंट की छत तोड़ दी और नीचे उतर गए। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक टनल का दरवाजा मिला। ओलिविया ने बिना वक्त गंवाए हथौड़ा उठाया और उस पर लगे सील को तोड़ डाला। जैसे ही दरवाजा खुला सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सब की बेबस सी चीख सुनाई दी और वो सुनते ही यूरी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। लेकिन ये मुमकिन कैसे था? वो सब जमीन से 2 मीटर नीचे थे और फिर भी वहां चारों तरफ वही रहस्यमयी ब्रिक वॉल मौजूद थी। तभी मार्विन अपना आपा खो बैठा और दीवार पर हथौड़ा चलाने लगा। लेकिन टिम ने तुरंत उसे रोक लिया, क्योंकि अगर ये इकलौता हैमर भी टूट गया तो उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मार्विन को शांत करने के लिए ऑसवाल्ड ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। कुछ पल की खामोशी के बाद मार्विन ने मौका पाकर वो गन छीन ली और दीवार की तरफ 3-4 गोलियां दाग दी। लेकिन वो गोलियां दीवार तक पहुंची ही नहीं। उसके करीब पहुंचते ही अचानक हवा में ठहर सी गईं और फिर रिवाइंड होकर ठीक ऑसवाल्ड के सीने में जा धंसी। कुछ ही सेकंड में ऑसवाल्ड ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत का जिम्मेदार ली ने साफ तौर पर मार्विन को ठहराया। सबने बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी और अब करने को कुछ बचा नहीं था। थक हार कर वे सब एक हॉल में इकट्ठा हुए। एक दूसरे से अपने जीवन की सबसे दुखद यादें बांटने लगे। यूरी ने बताया कि वो एक पुलिस अफसर है। ड्यूटी के दौरान उसने कई लोगों की जान ली है। फिर ओलिविया की बारी आई। उसने कहा, 2 साल पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये सुनते ही टिम भड़क उठा। उसने ओलिविया पर ताना मारा, अब सबके सामने ये बातें बताने से क्या हासिल होगा? ओलिविया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हमने एक बच्चा खोया था टिम, और तुमने इन 2 सालों में एक बार भी उस बारे में बात नहीं की। बस हॉस्पिटल से लौटे और सीधे कंप्यूटर पर जाकर बैठ गए। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अब एक रोबोट बन चुका है। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग बची ही नहीं। टिम ने सफाई दी, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? क्या तुम्हें घुमाने ले जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दूं? इस कड़वे झगड़े के बाद थोड़ी देर में जब टिम शांत हुआ तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। हो सकता है वो कुछ चूक गए हों। टिम, मार्विन और एना को लेकर दोबारा फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में गया। उधर ली और ओलिविया एंटोन के छोड़े गए नोट्स खंगालने में जुट गईं। नोट्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एंटोन उस रहस्यमयी दरवाजे के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके विजिटिंग कार्ड से पता चला वो एक प्रोग्रामर था और एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की एक हाई टेक कंपनी के लिए काम करता था। लिए ने जब उसकी डेस्क खोली तो अंदर से एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल मिला। यूरी ने कहा, एंटोन उस दरवाजे को खोलने के जुनून में पागल हो गया था। शायद इसीलिए उसने खुद ही ये सब तोड़ डाला। इसी बातचीत के दौरान डस्टबिन से कुछ और नोट्स मिले जिन पर एक कोड लिखा हुआ था। लिया को शक हुआ कि यह दरवाजा खोलने का कोड हो सकता है, लेकिन यूरी फिर चेतावनी देता है, अगर तुमने वो दरवाजा खोल दिया और बाहर की जहरीली हवाएं अंदर आ गईं तो सब खत्म हो जाएगा। उधर टिम को फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रूम मिला। उसी कमरे में एक डिवाइस भी पड़ी थी जिससे वो सीक्रेट दरवाजा खोला जा सकता था। डिवाइस में 10 डिजिट का इनपुट सिस्टम था, यानी पासवर्ड के सैकड़ों कॉम्बिनेशन हो सकते थे। इसे खोलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन टिम ने चालाकी दिखाई। उसने डिवाइस की स्क्रीन पर हल्का सा आटा फूंका और उन नंबरों की पहचान कर ली जो प्रेस किए जा चुके थे। अब यह साफ हो चुका था कि पासवर्ड 4 अंकों का है, यानी कुल 24 कॉम्बिनेशन। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब नामुमकिन नहीं। जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, एना फौरन भागकर एंटोन के अपार्टमेंट की ओर गई। फिर यूरी और लिया को पूरी बात बताई। यूरी उसके साथ गया जबकि लिया वहीं रुकी रही, क्योंकि अब कुछ बातें उसके समझ में आने लगी थीं।
उधर टिम ने रिस्क लेते हुए एक तुक्का मारा और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस कमरे में एक हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम लगा था जिसमें पूरे अपार्टमेंट के लाइव कैमरा फुटेज चल रहे थे। मार्विन तो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि ये सब कोई खतरनाक सीक्रेट गेम है जिसे अमीर लोग कहीं दूर बैठकर ऑनलाइन देख रहे होंगे, और फ्रिडमैन शायद यहीं से उस सब का लाइव ब्रॉडकास्ट करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां अपार्टमेंट के लोगों के सबसे प्राइवेट पलों के वीडियो तक मौजूद थे। टिम ने उस रात की रिकॉर्डिंग चलाई जिस रात ये सब कुछ शुरू हुआ था। वीडियो फुटेज में ब्रिक वॉल को अपार्टमेंट को ढकते हुए साफ देखा जा सकता था। उसे स्लो मोशन में देखने से लग रहा था जैसे ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो। उधर ली को कोड की गुत्थी कुछ कुछ समझ आने लगी थी। वो फौरन एंटोन के अपार्टमेंट की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उसके गले पर बंधे स्कार्फ को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एंटोन के गले पर साफ गला घोंटने के निशान थे और ठीक उसी पल यूरी उसके पीछे आ पहुंचा। उधर मार्विन ने जब देखा कि यूरी अचानक गायब हो गया है तो वो एक बड़ा सा छुरा लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। हर कमरे की तलाशी ली और आखिरकार एंटोन के कमरे में यूरी मिला। वो वहां सारे नोट्स जला रहा था। मार्विन को शक हुआ कि यूरी कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। इसी बीच मार्विन की नजर फर्श पर पड़ी लिए की लाश पर गई और वो सारा मामला समझ गया। यूरी ने एक बार फिर चेतावनी दी, ये दीवार तुम्हारी हिफाजत के लिए है, लेकिन अगर तुम लोग ये बात नहीं मानना चाहते तो मुझे खुद समझाना होगा। टिम भी अब तक यूरी की असलियत जान चुका था। उसने फौरन गन उठाई और दौड़ पड़ा। इधर यूरी मार्विन का गला घोंटने में जुटा था। वहां जैसे ही टिम पहुंचा, उसने उसकी गन छीन ली और उसे भी वहीं दबोच लिया। लेकिन तभी मार्विन ने पलटवार किया और किसी तरह वे दोनों मिलकर यूरी को काबू में करने में कामयाब हो गए। लेकिन तब तक इस रहस्यमयी दीवार की वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वक्त जैसे थम सा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ठीक उसी पल मार्विन और आना ने तय किया कि अगर वो यहां से जिंदा निकल पाए तो शादी कर लेंगे। टिम ने भी ओलिविया से उन तमाम गलतियों के लिए माफी मांगी जिन जख्मों का दर्द वो अब तक अपने भीतर दबाए बैठी थी। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यूरी ने लिया को क्यों मारा होगा। शायद उसे भी दरवाजा खोलने का रहस्य पता चल चुका था। कमरे में मिले जले हुए नोट्स भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। उसी कमरे में एक स्मोक डिटेक्टर भी लगा था जिसमें कैमरा मौजूद था और वहीं से उन्हें जरूरी फुटेज मिल सकती थी। ऐना तुरंत उसे चेक करने चली गई। तभी टिम की नजर जले हुए नोट्स के एक टुकड़े पर पड़ी जिस पर कुछ इंटरवल्स कोड लिखे थे। एंटोन ने कोड को डिकोड कर लिया होगा क्योंकि वो एक प्रोग्रामर था और एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी हेफन सिटी में स्थित थी जहां हाल ही में भयानक आग लगी थी। जब सारी कोशिशें नाकाम रहीं तो सबने मिलकर यूरी से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की, मगर वो वही पुराना राग अलापता रहा कि बाहर जहर फैली हुई है या फिर परमाणु हमले हो रहे हैं और ये दीवार उन्हें बचाने के लिए बनाई गई है। यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर बाहर जाना वाकई इतना खतरनाक है तो फिर एंटोन वहां क्यों जाना चाहता था। इस बात पर यूरी और एंटोन की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एंटोन का मानना था कि ये सब किसी तकनीकी खराबी का नतीजा है, जबकि यूरी को यकीन था कि बाहर की हवा जहरीली है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और इस टकराव में एंटोन को अपनी जान गंवानी पड़ी। गुस्से से भरे मार्विन ने आखिरकार यूरी को बुरी तरह पीट डाला, लेकिन इसके बावजूद यूरी ने दरवाजा खोलने का राज नहीं उगला। इसी बीच ऐना को कैमरा फुटेज में कुछ ऐसा मिला जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। फुटेज में साफ दिख रहा था एंटोन कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग कर रहा था। वो एक ऐप तैयार कर रहा था, शायद दरवाजा खोलने के लिए। घंटों की मेहनत के बाद वो मोबाइल लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी उसके कैमरे की फ्लैशलाइट 3-4 बार लगातार ब्लिंक करने लगी। ठीक उसी पल यूरी ने उस पर हमला किया और हमेशा के लिए चुप कर दिया। जब उन्होंने इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा, टिम को एक नई बात समझ आई। वो कोई इंटरवल्स कोड नहीं था बल्कि ऑप्टिकल कोड था, ठीक क्यूआर कोड की तरह, जिसे एंटोन ने अपने फोन से स्कैन किया था। रही बात फ्लैश ब्लिंक की, तो वो दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसा काम कर रहा था, यानी दरवाजा शायद फ्लैश की गिनती के हिसाब से ही एक्टिव हो रहा था। अब टिम को बस एंटोन का मोबाइल चाहिए था। जैसे ही मोबाइल मिला, उसने सारा डेटा एक दूसरे फोन में रिकवर किया और ऐप को चालू कर ब्रिक वॉल को स्कैन किया। स्क्रीन पर 4 स्क्वायर बटन उभर आए। टिम ने एक एक करके बटन दबाए। हर बार अलग अलग गिनती में फ्लैश ब्लिंक हुआ। तभी दीवार में हरकत शुरू हुई, पैटर्न बदलने लगा और चंद सेकंड में वो दीवार किसी पोर्टल में तब्दील हो गई। एना ने बिना कुछ सोचे समझे उंगली अंदर डाल दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने हाथ अंदर करने की कोशिश की,
तभी मार्विन दौड़ता हुआ यूरी को छोड़ आना को रोकने आ गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आना का हाथ अंदर फंस चुका था। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, मगर पोर्टल उसे अंदर की ओर खींच रहा था। पल भर में उसका आधा शरीर उस रहस्यमयी पोर्टल में समा गया और फिर अचानक पोर्टल बंद होने लगा। एना उसी में फंसकर हमेशा के लिए खत्म हो गई, ठीक वैसे ही जैसे फ्रीडमैन मारा गया था। मार्विन ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगा और यूरी, वो उनकी बेबसी पर ठहाके मार रहा था। मार्विन का गुस्सा अब काबू के बाहर था। उसने वहीं पर यूरी को गोली मार दी और फिर खुद को भी। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, टिम और ओलिविया। घंटों वो दोनों एक शब्द तक नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। फिर टिम ने वो बात कही जो अब तक उनके रिश्ते के बीच दीवार बनी हुई थी। उसने बताया कि जब उनका बच्चा मरा था तो वो अंदर से टूट गया था। उस दर्द से बचने के लिए उसने अपने चारों ओर काम की एक दीवार खड़ी कर ली थी, क्योंकि जब भी ओलिविया के पास आता वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। दोनों ने अपने सारे शिकवे गिले दूर किए और एक बार फिर एक दूजे के हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार टिम ने नीचे वाले बटन से शुरू किया। तभी ओलिविया को एक तरकीब सूझी। जब एंटोन ने दरवाजा खोला था तब कैमरे में फ्लैश ब्लिंक रिकॉर्ड हुए थे। टिम ने जब पहला बटन दबाया था तो 1 बार, दूसरे से 4 बार और तीसरे से 6 बार फ्लैश जला था। यानी हर बटन से निकलने वाले फ्लैश की गिनती ही दरवाजा खोलने की चाबी थी। और वो पैटर्न, वो सीक्वेंस, सब कुछ उस फुटेज में दर्ज हो चुका था। टिम और ओलिविया ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कैमरा फुटेज को ध्यान से देखा और उसी के आधार पर कोड का पैटर्न तैयार कर लिया। अब बारी थी दरवाजा खोलने की। उन्होंने एक बार फिर ब्रिक वॉल को स्कैन किया और तय किए गए सीक्वेंस में बटन दबाने शुरू किए। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। कुछ देर तक वो एक टनल से होकर गुजरे और फिर आजादी उनकी आंखों के सामने थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरा शहर चारों तरफ उसी रहस्यमयी ब्रिक वॉल से ढंका हुआ था। हर इंसान अपने अपने घरों में कैद था, जैसे किसी ने पूरे शहर को लॉक कर दिया हो। उनके आरवी में एक रेडियो मौजूद था। जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया, एक सरकारी ब्रॉडकास्ट सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में लगी भयानक आग के चलते एक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसने एक गुप्त सुरक्षा प्रणाली को अनजाने में सक्रिय कर दिया। अब सरकार इस संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है।